नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस में अपना नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं पाचन, अवशोषण और उपापचय। हमारी ये जो यूनिट 3 चल रही है, इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आहार और पोषण के बारे में। यानी कि हम लोग खाना किस तरीके का ले रहे हैं, आहार व पोषण। पोषण के टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और हमने बात की थी आहार के समूह कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि फूड ग्रुप्स की बात कर चुके हैं। खाने में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारे ये जो आहार और पोषण की जो यूनिट है, यूनिट 3, इसका हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। और हमारा जो अंतिम चैप्टर है यूनिट 3 का, वो है पाचन, अवशोषण और उपापचय। यानी कि इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने जो कुछ भी भोजन ग्रहण किया, यानी कि आहार को ग्रहण किया, उसमें जो पोषक तत्व उपस्थित थे, उनका हमने जो पोषण लिया है वो किस तरीके से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। यानी कि हमने जो आहार ग्रहण किया उसमें से पोषक तत्वों का पाचन किस तरीके से होता है, उनका हम अवशोषण कैसे कर रहे हैं और वह हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया किस तरीके से कर रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करें हम लोग इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाचन के बारे में, यानी कि डाइजेशन, कि पाचन क्या होता है। तो जब भी हम लोग पाचन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन का अर्थ यह है कि पाचन का अर्थ ये होता है कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और उसमें जो पोषक तत्व उपस्थित है उनका अवशोषण कर लेना, जो आगे क्या करें, हमारी मेटाबॉलिक क्रिया में काम आए। यानी कि शरीर की क्रिया को चलाने के लिए, यानी कि शरीर के काम करने के लिए वो पोषक तत्व हमारे शरीर की मदद कर सके। तो पाचन का अर्थ क्या होता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है उन भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। यानी कि आहार में ग्रहण किए गए पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। पाचन क्या है कि आहार में ग्रहण किए गए पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? हमारा पाचन, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि ये जो पाचन हो रहा है, इस पाचन के वक्त क्या क्या काम आता है। सबसे पहले जो पाचन की क्रिया की जाती है, पाचन की क्रिया में, यानी कि भोजन जो पदार्थ है हमारे, हमने जो टुकड़ों के रूप में बड़े बड़े टुकड़े ग्रहण किए, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्या क्या यूज आएगा। तो सबसे पहले लार का यूज किया जाता है, यानी कि जो सलाइवा होती है। फिर उसके बाद में हमारा जो भोजन है ये जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो उसमें कई प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, यानी कि एंजाइमों का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम और बात करते हैं, कई प्रकार के अम्ल उपस्थित होते हैं शरीर में, उन अम्लों का भी यूज़ किया जाता है और कई प्रकार के क्षार भी उपस्थित होते हैं। यानी कि एक भोजन की क्रिया को संपन्न करने के लिए, यानी कि भोजन में पाचन की क्रिया को संपन्न करने के लिए लार की आवश्यकता होती है, एंजाइम उपस्थित होने चाहिए, अम्ल की आवश्यकता होती है और हम बात कर रहे थे कुछ मात्रा में क्षार भी उपस्थित होते हैं। अब ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि भोजन का पाचन किया जाता है, यह किस तरीके से होता है, तो हम एक एक करके एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जब हम पाचन की क्रिया करते हैं, तो पाचन की क्रिया में जब हम पाचन की क्रिया करें, यानी कि भोजन को पचाने के लिए, सबसे पहले जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख में उपस्थित लार में, यानी कि जो लार है उस भोजन को गलाने का काम करते हैं। यानी कि क्या करता है, हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसको तरल रूप में प्रदान करते हैं, यानी कि इसको लिक्विड फॉर्म में बनाता है। जब वो लार, यानी कि जो सलाइवा है, वो हमारे भोजन में मिल जाती है तो क्या बन जाती है, एक लुगदी टाइप में बन जाती है। फिर उस लुगदी का क्या किया जाता है, वो लुगदी हमारे शरीर में, जो हमारे मुख से होते हुए हमारी जो गर्दन होती है, गर्दन के अंदर क्या पाई जाती है, ग्रसिका, यानी कि जो ग्रसिका या ग्रास नली बोलते हैं जिसे,
यानी जो ग्रसिका ग्रास नली पाई जाती है इसमें पहुंचती है। यानी कि सबसे पहले कौन सा स्टेप हुआ, मुख से कहाँ पहुंची, ग्रसिका या जिसे ग्रास नली बोलते हैं। ग्रसिका या ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे पहुंची, आमाशय तक। अब आमाशय में क्या उपस्थित होता है, एसिड, और एसिड भी कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि आमाशय में उपस्थित जो HCl यानी कि जो अम्ल उपस्थित है, ये क्या करता है, इस भोजन को एसिडिक बना देता है। यानी कोई भी चीज़ अगर एसिड में मिलेगी तो वो भी एसिडिक हो जाएगी, और अगर क्षार में मिलती है तो वो भी क्षारीय हो जाती है। तो यानी कि जब भोजन हमारे मुख से होते हुए ग्रास नली में पहुंचा और वहाँ से सीधा कहाँ पे आया, आमाशय में आया, तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में पहुँच जाता है। यानी कि ये जो एसिडिक भोजन बना है ये कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में। इन सभी स्टेप में क्या होगा, सिर्फ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन किया जाता है। किसका, भोजन का। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन किया जाता है। कैसे, मुख से ग्रसिका या ग्रास नली में पहुंचाया गया, फिर वहाँ से आमाशय में पहुंचा, और आमाशय क्या होता है, एसिडिक होता है। फिर वहाँ से ये जो एसिडिक भोजन बना है ये पहुंच जाता है सीधा हमारे छोटी आंत तक। और फिर छोटी आंत में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटी आंत आप लोगों ने फोटोज में देखी होगी, इसमें कॉइलिंग टाइप में होती है, यानी कि एक दूसरे से कुंडली बनाई हुई, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, यानी कि रक्त बहता है। यानी कि इनमें क्या बहता है, कंटिन्यू ब्लड बहता रहता है। यानी कि जब यहाँ पे हमारा भोजन पहुँचा है और यहाँ पे पहले से क्या ब्लड फैल रहा है, तो यानी कि जब यहाँ पे भोजन पहुँच जाता है तो उस भोजन में क्या मिल जाता है, हमारा रक्त मिल जाता है। फिर वो क्या करता है, यहाँ से सीधा आता है बड़ी आंत में। फिर भोजन को कहाँ पहुँचाया जाता है, बड़ी आंत में। फिर जब बड़ी आंत में भोजन पहुँच जाता है तो यहाँ से क्या किया जाता है, फिर यहाँ से क्या होगा, जो इसमें से भोज्य पदार्थ बॉडी के लिए आवश्यक होंगे उनको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर दिया जाता है, यानी कि उनका अवशोषण हो जाता है, और जो वेस्ट बचता है वो सब बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं अपशिष्ट। यानी कि पाचन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, भोजन मुख के द्वारा ग्रास नली में आता है, और जब यहाँ पे आता है तो भोजन कैसा होता है, लुगदी के रूप में, जिसे कहते हैं लसलसा, यानी लुगदी के रूप में भोजन यह फिसलते हुए कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। फिर यहाँ से छोटी आंत में, और छोटी आंत में रक्त का प्रवाह रहता है, तो ये जो रक्त है ये हमारे उस भोजन में मिल जाता है। और फिर जब यहाँ से ये बड़ी आंत में पहुँच जाता है तो यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। जो भोज्य पदार्थ बॉडी को चाहिए होंगे वो सारे ये अवशोषित कर लेगा, और जो नहीं चाहिए होंगे अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, पाचन की। अब इस पाचन की प्रक्रिया के साथ साथ एक और प्रक्रिया चलती है जिसे कहते हैं अवशोषण। यानी कि जो पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया है ये दोनों एक साथ चलती रहती है। अब ये दोनों एक साथ किस तरीके से चलती है, तो हम बात करते हैं कि जब भोजन मुख से होते हुए ग्रासतली से आमाशय, और आमाशय से जब आगे के अंगों तक पहुंचता है तो इसके साथ साथ हर एक स्टेप में क्या होता है, जो पोषक तत्व उसमें उपस्थित है उनका अवशोषण भी साथ में चलता रहता है। कैसे, भोजन यहाँ से ग्रसिका तक आया, ग्रसिका से आमाशय तक आया। भोजन के जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो आमाशय से शुरू होती है। यानी कि अब भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, उस भोजन को उसने एसिडिक बना दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या उपस्थित है, एसिड। यानी कि जब ये एसिड इसमें उपस्थित होता है तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी पोषक तत्व उपस्थित हैं या उन पोषक तत्वों को तोड़ने का काम करेगा। तोड़ने का मतलब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं उस तरीके से नहीं, यानी कि जो भोजन के बड़े बड़े अणु होंगे, मान लो उसमें कार्बोहाइड्रेट भोजन में उपस्थित है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक अणु के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारे अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा। यानी कि इसने क्या किया, एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का अणु था, यानी कि बड़े अणु को उसने
बहुत सारे छोटे छोटे अणु में तोड़ दिया। अब वो ये तो बचा नहीं, ये बन गया, तो अब आगे क्या जाएंगे, ये सारी चीज़ें अब आगे पहुंच जाती है। इसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये टुकड़े छोटे आंत में पहुंच गए। अब इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या फैल गया, रक्त मिल गया। यानी जब इन सब में ब्लड मिल जाता है तो फिर ये अणु कहाँ पे पहुंच जाते हैं, बड़ी आंत में। फिर जब इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था, अब इनके साथ ब्लड भी है, यानी कि रक्त भी होते हुए, तो यहाँ पे क्या होता है, इन छोटे टुकड़ों को पुनः अवशोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अवशोषण की क्रिया तो होती है, ये क्या करता है, अवशोषण की क्रिया करता है। मेनली क्या करेगा, इसमें और जितने भी पोषक तत्व उपस्थित होंगे, इन सभी ने पोषक तत्व इसमें से एब्जॉर्ब किए थे, लेकिन अगर कुछ बच भी गए हो तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, बड़ी आंत अवशोषण कर लेती है। फिर जो नहीं चाहिए होता है वो सारी चीज़ें फिर बाहर निकल जाती है। तो यानी कि जो पाचन और अवशोषण की क्रिया है, ये दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है। हमने क्या बात की थी कि ये जो पाचन और अवशोषण है, यानी कि जो पाचन की क्रिया उसके साथ ही अवशोषण की क्रिया भी चलती रहती है। और जो सबसे अधिक अवशोषण होता है और सबसे लास्ट में शुरू होता है आमाशय से और खत्म होता है बड़ी आंत पे, कह सकते हैं। यहाँ पे प्रारंभ होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पाचन अवशोषण की क्रिया का प्रारंभ आमाशय से और इसकी समाप्ति बड़ी आंत से होती है, और फिर इसके बाद समाप्ति के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। तो ये कौन सी क्रिया होती है, पाचन और अवशोषण की क्रिया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साथ में एक और लिखा हुआ है उपापचय। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं। अब ये मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती है, इनका संबंध भी किसी से होता है, इनका रिलेशन भी पाचन और अवशोषण से संबंधित है। अब ये उपापचय इन दोनों से संबंधित कैसे है, इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसको उपापचय या चयापचय भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है, यानी कि जब हमारा पाचन और अवशोषण हुआ था, पाचन और अवशोषण, ये जो मेटाबॉलिज्म है इन दोनों से संबंधित है। अब इन दोनों से संबंधित कैसे, तो यानी कि ये जो उपापचय होता है, इसका चयापचय होता है, इसका अर्थ होता है कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है उस भोजन का पाचन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद शरीर को कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हुई। यानी कि हम भोजन किस लिए करें, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम में ताकत आए, हम ऊर्जावान बने, इसलिए हम भोजन करते हैं हम लोग। यानी कि हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें से हमने पोषक तत्वों को ग्रहण किया, उन पोषक तत्वों से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब हमारा पाचन और अवशोषण हो गया तो उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति हुई है या फिर ऊर्जा के निर्माण की जो प्रोसेस है, उस भोजन से हमने ऊर्जा कैसे मिली, ऊर्जा को हम लोग इसमें पढ़ते हैं एटीपी के रूप में, यानी कि एटीपी और एडीपी के रूप में। यानी कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, यह जो प्रोसेस कहलाती है चयापचय कहलाती है। तो ये जब हम इसकी बात करते हैं कि चयापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या कहलाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया, क्या कहते हैं इसे, खाद्य पदार्थों से हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये फिर से दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का कैसे, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। यानी कि जो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रोसेस होती है, हमने इसको दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
एक कहलाता है उपचय और दूसरा कहलाता है अपचय। उपचय को एक और नाम से जाना जाता है रचनात्मक। एक होता है उपचय, अपचय। उपचय को कहते हैं हम लोग रचनात्मक और अपचय को कहते हैं विनाशकारी। यानी कि खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, वो प्रोसेस चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में कहलाती है। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उपचय और अपचय। उपचय का मतलब है रचनात्मक। अब इसमें क्या होता है, यानी कि उपचय का अर्थ होता है कि हमने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, यानी कि खाने के जितने भी प्रोडक्ट्स को ग्रहण किया है, उन पदार्थों में से हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अणुओं को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी पोषक तत्व हो गए, उनमें से जो बड़े बड़े अणु है उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखते हैं। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरत होगी आगे शरीर को देते जाएंगे। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का भंडारण कर रहे हैं। कि जब ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, यानी कि उसका कलेक्शन, संग्रहण किया जाता है, कि ऊर्जा का संग्रहण क्या कहलाता है, उपचय कहलाता है। यानी कि उपचय में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऊर्जा के संग्रहण के, यानी कि ऊर्जा को स्टोर करना। ऊर्जा का संग्रहण कैसे किया जाता है, बड़े बड़े अणुओं के रूप में। यानी कि जब बड़े बड़े अणुओं के रूप में, और अणु पे किसके, पोषक तत्वों के। पोषक तत्वों के बड़े बड़े अणुओं का संग्रहण हम ऊर्जा के रूप में करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है उपचय। इसका अपोजिट, अब इसको एक और नाम क्या दिया हमने, रचनात्मक। रचना का अर्थ क्या है, बनाना, जोड़ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का संग्रहण कर रहे हैं, इसको बना के रख रहे हैं। अब हमने दूसरी बार बात की अपचय के बारे में, और इसे कहते हैं विनाशकारी। इसमें हम लोग देखते हैं कि उपचय में हमने क्या किया था, ऊर्जा का संग्रहण किया है बड़े बड़े अणुओं के रूप में। उसी तरह जब हम इन बड़े बड़े अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इन बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बना के शरीर यूज़ कर रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाती है अपचय। आया समझ में। यानी कि जब हम ऊर्जा का संग्रहण कर रहे थे, जैसे स्टोर रूम में करते हैं, सामान ला के भर दिया, अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसमें से सामान निकालते रहेंगे, यानी कि बड़े सामान को तोड़ के छोटे छोटे सामान निकालते रहेंगे। ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम इसमें करें। उपचय में क्या करें, ऊर्जा का भंडारण कर लिया, यानी कि जो पोषक तत्वों के बड़े बड़े अणु थे उनको हमने तोड़ा नहीं, कि जब जरूरत पड़ेगी तभी तोड़ के यूज़ करेंगे। यानी कि जब बड़े बड़े अणुओं को हमने स्टोर करके रखा है, यानी कि जब हम ऊर्जा का भंडारण कर रहे हैं, तो ऊर्जा का भंडारण तो कहलाता है अपना उपचय या फिर रचनात्मक। और जब हम उस भंडारण किए गए ऊर्जा का यूज़ करें, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है अपचय। अब इसका एक और नाम क्या दिया है, विनाशकारी। विनाश क्या होता है, जब सब खत्म हो जाते हैं, किसको तोड़ देते हैं हम, यानी कि यहाँ पे किसको तोड़े, पोषक तत्व के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं। तो विनाशकारी में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने ऊर्जा का भंडारण किया था, यानी कि भंडारित किए गए अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। यानी कि उपचय क्या है, यानी कि हमने जब बड़े बड़े अणुओं को संग्रह करके रखा था आवश्यकता के लिए, उसको हम जब छोटे छोटे में अणुओं में तोड़ के उससे एनर्जी प्राप्त करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करें, तो ये प्रोसेस कहलाती है अपचय। तो हमने जब चयापचय की बात की थी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कि खाद्य पदार्थों से जब हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, कि ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। और इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बैलेंस बना के रख रहे हैं, जितने हमने संग्रह किए थे उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि अगर इन सभी को वापस मिलाएंगे तो एक बड़ा अणु बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। यानी कि अगर एक बड़ा अणु है तो उससे अगर 6, यानी कि मान लो 5 अगर छोटे अणु मिले, तो उन 5 छोटे अणु को मिलाएंगे तो अगर फिर से बड़ा अणु बन सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस चलाएंगे, जितने यहाँ पे हम उतना यहाँ ही होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी सिर्फ 1 रखी है, लेकिन है तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है
उपापचय या कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, बैलेंस रहता है। यह क्या है, संतुलन की प्रक्रिया है। यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने की यह क्या, एक संतुलन की प्रक्रिया है। उपापचय यानी कि उपचय को हम रचनात्मक भी कहते हैं, इसमें हम लोग ऊर्जा का संग्रहण कर रहे हैं, यानी कि बड़े अणुओं को संग्रह करके रख रहे हैं, बड़े अणु भी किसके, पोषक तत्वों के। और अपचय में हम लोग कर रहे हैं, जब हमने स्टोर किए हैं अणुओं को, उन अणुओं को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है अपचय। और हमारा ये जो मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पाचन, अवशोषण, उपापचय के बारे में। और जो पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया है ये दोनों साथ साथ चलती रहती है, और इसके साथ साथ इससे हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं ये प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर के साथ साथ हमारी जो यूनिट 3 थी, यानी कि हमारी जो तीसरी यूनिट 3 ये कंप्लीट हो गई। अब नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी अगली यूनिट 4। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।